हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम क्लास 10th का अध्याय 8 जल संसाधन टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, जल संसाधन जो टॉपिक है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर जल का परिचय पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जल हमारे धरातल पर किस प्रतिशत के रूप में पाया है। उसके अलावा हमने पिछले वीडियो के अंदर केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा बनाई गई जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसके बारे में भी अध्ययन किया, वो भी मानचित्र कौशल के साथ। और उसमें हमने देखा कि कौन से बांध केंद्र सरकार द्वारा निर्मित हैं और कौन से बांध नदियों के ऊपर राज्य सरकार द्वारा निर्मित हैं। और बच्चों, उसमें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है उसके बारे में पढ़ा। तो हमने देखा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की परिभाषा थी कि नदी के अंदर बहते हुए जल को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है और उस बांध का जो पानी है बच्चों, उसका पीने के लिए, स्नान करने के लिए, सिंचाई के लिए, पशुपालन के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए, मछली पालन के लिए, इन सारी क्रियाविधि के लिए उस जल का प्रयोग होता है। उसी को कहा गया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। आज बच्चों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना हैं जो आपके क्लास 10 जल संसाधन के अंदर दी गई, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उनमें से सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का भाग है, वो है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना भारत की महत्वपूर्ण, या जब भारत आजाद हुआ उस समय सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ उस समय भारत की विकास की दर में बढ़ने वाला यह पहला कदम था। जिस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को एक आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। तो बच्चों, बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना, उसका जो पहली जो परियोजना है वो है भाखड़ा नागल परियोजना। उसका पहला बिंदु देखते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना की शुरुआत 1948 के अंदर हुई थी। याद रखना, भाखड़ा नागल परियोजना की शुरुआत 1948 के अंदर हुई थी। आपको मालूम होना चाहिए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और उसके बाद 1948 के अंदर भाखड़ा नागल की क्या रख दी गई? नींव रख दी गई। किसकी रख दी गई? नींव। भाखड़ा नागल परियोजना 1963 में पूर्ण हो गई। फिर 1948 में नींव रखी गई और 1963 में यह क्या हो गया? बनकर बांध पूर्ण रूप से तैयार हो गया। याद रखना, 1948 के अंदर भाखड़ा नागल बांध की नींव रखी गई थी और 1963 के अंदर यह बांध पूर्ण रूप से सतलज नदी के ऊपर बनकर तैयार हो चुका था। फिर तीसरा बिंदु, देश की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजना जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट स्थापित की। याद रखना, देश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो याद रखना, वो है सतलज। कौन सी है? सतलज। याद रखना, सतलज है वो देश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। कहां पर बनाई गई है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल के किस क्षेत्र में? बिलासपुर। कहां पर? बिलासपुर। तो सतलज नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के अंदर भाखड़ा नागल बांध की नींव रखी गई। कब रखी गई थी? 1948 में। यह बांध 48 में नींव रखने के बाद बनकर कब तैयार हुआ? 1963 के अंदर। याद है ना? तो याद रखना, कौन सी नदी के ऊपर है? सतलज नदी के ऊपर। कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश के अंदर। कौन से क्षेत्र में? बिलासपुर के अंदर। कब नींव रखी गई? 1948। कब बनकर तैयार हुआ? 1963। ये बात याद रखनी है। फिर यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और इस बांध से जो जल है उसका जो आवंटन है वो 3 राज्यों के लिए किया गया है। कितने राज्यों के लिए किया गया? 3। पहला कौन सा है? पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा
राजस्थान के अंदर इसका अंश पाया गया है। फिर अगला बिंदु देखते हैं, इसका उद्देश्य सतलज एवं यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, विद्युत और पेयजल की आपूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास करना है। यदि पूछ लिया जाए भाखड़ा नागल बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका पहला उद्देश्य है कि फसलों को सिंचाई के रूप में जल उपलब्ध करवाना, दूसरा उद्देश्य विद्युत उत्पादन करवाना, तीसरा लोगों को पीने के लिए जल की उपलब्धता करवाना, और जिससे देश का क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। तो ये है भाखड़ा नागल बांध का प्रमुख उद्देश्य। देखो एक शब्द आया इसमें सिंचाई। यदि पूछ ले सिंचाई क्या है, तो याद रखना वर्षा ऋतु के अतिरिक्त, वर्षा ऋतु के अतिरिक्त फसलों को कृत्रिम रूप से पानी पिलाने की क्रिया या प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। फिर विद्युत उत्पादन के लिए, पीने के लिए, और इससे क्या होगा, देश का आर्थिक विकास। नेक्स्ट बिंदु, इस योजना के तहत 2 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए, 2। पहला बांध है पंजाब के अंबाला जिले में बनाए गए पहला भाखड़ा बांध, जो 518.16 मीटर लंबा तथा 167.64 मीटर ऊंचा है। देखो याद रख लेना, पहले सतलज नदी के ऊपर कितने बांध बनाए गए, 2, जिनमें से पहला बांध कौन सा है, भाखड़ा बांध। कौन सा बांध है, भाखड़ा। कहां पर बनाया गया, पंजाब के अंबाला जिले में। कहां पर बनाया गया, पंजाब के अंबाला जिले में। इसकी लंबाई कितनी है, 518.16 मीटर, और ऊंचाई कितनी है, 167.64 मीटर। तो याद रखना सतलज नदी के ऊपर कितने बांध हैं, 2, एक भाखड़ा बांध और एक दूसरा नागल बांध। भाखड़ा बांध कहाँ लगा हुआ है, पंजाब के अंबाला जिले में। उसकी लंबाई कितनी है, 518.16 मीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 167.64 मीटर है। अगला बिंदु देखते हैं बच्चों, सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे बांधों में यह सबसे बड़ा बांध है। अंडरलाइन करना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा सीमेंट और कंक्रीट निर्मित बांध कौन सा है, तो याद रखना भाखड़ा नागल परियोजना बांध है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, विश्व का सबसे बड़ा सीमेंट व कंक्रीट से निर्मित सीधा बांध कौन सा है, तो सीधा बांध कौन सा हुआ, भाखड़ा नागल परियोजना है। अब अगले बिंदु की बात करें बच्चों, दूसरा बांध। पहला बांध तो कौन सा था, भाखड़ा नागल बांध था, जो पंजाब के अंबाला जिले में लगा हुआ था। अब दूसरा बांध भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नागल नामक स्थान पर बनाया गया। याद रखना भाखड़ा से कितने किलोमीटर दूर है, सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है, ठीक है। वहां पर एक बांध बनाया गया नागल बांध, जो भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल का संचित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। जब यह भाखड़ा बांध भर जाता है, पूर्ण रूप से जल से भर जाने के बाद जल बाहर निकलने लग जाता है, उस जल को संचित करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए कौन से बांध का निर्माण किया गया, नागल बांध का। कौन सा बांध का निर्माण किया गया, नागल बांध का निर्माण किया गया। यदि आपसे पूछ ले नागल बांध का निर्माण करने का उद्देश्य है, तो सीधा सा लिखना भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल के संचित करने के उद्देश्य से ही नागल बांध का निर्माण किया गया। अगला बिंदु, इन बांधों से सिंचाई के लिए भाखड़ा नहर। देखो इन बांध मतलब 2 बांधों में अलग अलग जगहों पर सिंचाई के लिए क्या बनी गई, नहरें बनी गई। पहली नहर का नाम क्या है, भाखड़ा नहर। दूसरी नहर का नाम सरहिंद नहर। तीसरी नहर का नाम नागल नहर। चौथी का नाम बिस्दोहाब नहर, और अगली नरवारा नहर। तो ये सारे क्या है, नहर है जो भाखड़ा नागल बांध के द्वारा सिंचाई के लिए अलग अलग जगहों पर निकाली गई है। वापस एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ, भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नागल नहर, बिस्दोहाब नहर और नरवाना नहर, ये नहर है जो निकाली गई है। एक शब्द आया बिस्दोहाब, क्या है, या बिस मतलब बियास या व्यास नदी प्लस सतलज नदी।
ब्यास और सतलज नदी जहां मिलती हैं उस स्थान को क्या कहा गया? बिस्त दोआब। क्या कहा गया? बिस्त दोआब। याद रखना, बिस्त दोआब किसे कहते हैं? जहां ब्यास और सतलज आपस में मिलती है उसे बिस्त दोआब कहते हैं। और यदि दोआब का शाब्दिक अर्थ जानना चाहते हो तो बच्चों दोआब का शाब्दिक अर्थ है दो प्लस आब। आब का कोष्टक में लिख देते हैं अपन नदी। जहां दो नदियों का संगम होता है उसे क्या कहते हैं? दोआब। याद रखना, जहां दो नदियों का संगम होता है उसे क्या कहते हैं? दोआब। और ये दो नदियां कौन सी? ब्यास और सतलज, इसलिए बिस्त दोआब के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु, नागल विद्युत ग्रह व कोटला तथा गंगवाल दो विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया। देखो इस नागल पर दो विद्युत ग्रह बने गए। पहला नागल विद्युत ग्रह कोटला और दूसरा गंगवाल। ठीक है, पहला जो विद्युत ग्रह का है कोटला में और दूसरा का है गंगवाल में। इन दो विद्युत ग्रह का निर्माण नागल बांध के ऊपर किया गया। इस तरह बच्चों हमने देखा कि नागल परियोजना और भाखड़ा भाखड़ा परियोजना और नागल परियोजना दो अलग अलग परियोजना है जो सतलज नदी के ऊपर बनाई गई है। भाखड़ा नागल परियोजना के ऊपर हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कुछ कहा कि हमारा जो भाखड़ा नागल जो बांध है वो किस तरह है। उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। भाखड़ा नागल परियोजना में कुछ आश्चर्यजनक है। भाखड़ा जो नागल बांध है वो अन्य बांधों की तुलना में कुछ अलग ही है, जिसको देखकर आश्चर्य होता है कि ऐसा हो सकता है क्या। कुछ विस्मयकारी भी है, कुछ ऐसा है जिसे देखकर आपके दिल में हिलोरें उठती है। कुछ विस्मयकारी है, कुछ ऐसे भी तथ्य है जिसको देखकर आपके मन में क्या हो? हिलोरें मतलब भावना जागृत हो उठती है। भाखड़ा पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर है और भाखड़ा बांध है हमारा पुनः उठा हुआ या वापस उठा हुआ जो भारत है उसका एक मंदिर के समान है। और यह भारत की प्रगति का प्रतीक है। और यह भारत की प्रगति का क्या है? प्रतीक है। मतलब कि भाखड़ा नागल बांध के बाद ही भारत विकास की राह पर चलना शुरू कर दिया। ये बात किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखना, ये भाखड़ा नागल बांध के प्रति अपने ये विचार किसने प्रकट किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। अब अपन दूसरी नदी घाटी परियोजना पढ़ते हैं, उसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। अब इसके बाद देखें, पहला बिंदु, स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड के संयुक्त परियोजना है। याद रखना, आजादी के बाद प्रथम संयुक्त परियोजना जो महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है, जो कहां लगी थी? पश्चिम बंगाल और झारखंड के अंदर। याद रखना आपको बच्चों कि दामोदर घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल और झारखंड। स्वतंत्र भारत के ऊपर या स्वतंत्र भारत के बाद पहली परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। अगला बिंदु, इसे पश्चिम बंगाल के शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर 1948 में आरंभ किया गया। मैंने आपको कल जो वीडियो बनाया था उसके अंदर आपको बताया था पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। चीन का शोक किसे कहा जाता है? हांगो नदी को। ठीक है, ये शोक का मतलब है कि जहां भी ये प्रवाहित होती है अपना मार्ग बदल लेती हैं, जिसके कारण वहां पर जान माल की बहुत ज्यादा क्या होती है? हानि होती है। इसलिए इसे क्या कहा गया? शोक कहा गया। तो पश्चिम बंगाल का शोक कहे जाने वाली जो दामोदर नदी है उसके ऊपर 1948 में, कब? 1948 में दामोदर घाटी परियोजना की क्या हुई? शुरुआत हुई या उसकी नींव रखी गई। अगला बिंदु, यह नदी पश्चिम बंगाल में मार्ग परिवर्तन, क्या है? मार्ग परिवर्तन, अपरदन तथा बाढ़ के लिए कुख्यात है। यह नदी मतलब दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में क्या करती है? अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है। हर वर्ष अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है। मार्ग परिवर्तन करने से उन क्षेत्रों में क्या होता है? अपरदन आदत हो जाता है और बाढ़ें भी आने लगती है। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, अपरदन क्या है? अपरदन क्या है यदि पूछ ले तो याद रखना, मिट्टी का घटाव
मिट्टी का कटाव क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। चाहे वो भौतिक कारकों के द्वारा हो चाहे मानवीय कारकों के द्वारा हो। याद रखना, भौतिक व मानवीय कारकों के कारण मिट्टी का कटाव क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। और दूसरा बिंदु था बाढ़। बाढ़ क्या है? तो किसी क्षेत्र में वर्षा की अधिकता के कारण जल का भराव क्या कहलाता है? बाढ़। याद रखना, किसी क्षेत्र में वर्षा की अधिकता के कारण जल का जब भराव हो जाता है उसे क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। और दामोदर नदी है वो पश्चिम बंगाल में अपने मार्ग परिवर्तन और अपरदन के साथ साथ बाढ़ भी लाती है। ठीक है बच्चों, अब अगला बिंदु देखते हैं। ये नदी छोटा नागपुर पठार के पूर्व की ओर बिहार व झारखंड में 290 किलोमीटर, देखो बिहार और झारखंड दो राज्य कितने किलोमीटर बहती है? 290 किलोमीटर, तथा पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर ये हुगली नदी में गिरती है। कौन सी नदी में गिरती है? हुगली नदी। तो पहला ये याद रखना है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पर है? छोटा नागपुर का पठार यानी देखो दामोदर नदी का उद्गम, दामोदर नदी का उद्गम, ठीक है, कहां पर है? छोटा नागपुर पठार, जिसे भारत का क्या कहते हैं? रूर। क्या कहते हैं? भारत का रूर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ पाए गए। यहाँ से ये नदी निकलती है और बिहार व झारखंड और पश्चिम बंगाल इन तीन राज्यों में बहकर लास्ट में किसमें गिर जाती है? हुगली नदी में। किसमें गिरती है? हुगली नदी में। याद रखना, दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी बनती है? हुगली नदी की। किसकी बनती है? हुगली नदी की सहायक नदी बनती है। यहाँ पे दामोदर नदी की सहायक नदियों में से एक हुगली नदी भी है। तो ये अंत में जाकर कौन सी नदी में गिर जाती है? हुगली नदी। उत्पत्ति दामोदर नदी का छोटा नागपुर का पठार कौन कौन से राज्यों में? बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। और कौन सी नदी में जाकर गिरती है? हुगली नदी के अंदर। ठीक है बच्चों, अब अगला बाराकर, बोकारो और कोनार इनकी सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां? दामोदर नदी की। किसकी है? दामोदर नदी की। याद रखना, दामोदर नदी की सहायक नदी बाराकर, बोकारो और कोनार। बाराकर, बोकारो और कोनार। आपको बताइए बोकारो क्षेत्र भी है। बोकारो लोहा इस्पात क्षेत्र है। बोकारो लोहा इस्पात क्षेत्र है। ठीक है, बोकारो लोहा इस्पात क्षेत्र है, जो आपको याद रखने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक के माध्यम से मैं बताता हूँ। भारतीय लोहा इस्पात क्षेत्र जो आपके टॉपिक भी हैं आगे महत्वपूर्ण। तो बोकारो लोहा इस्पात क्षेत्र को आपको याद है तो रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। तो किया गया तो भारत के जो विदेश के साथ स्थापित जो पहला है राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, जो किसके सहयोग से? जर्मनी से सहयोग से। कहा लगा था? उड़ीसा। याद रखना, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है और जर्मनी के सहयोग से कहा लगा था? उड़ीसा। दूसरा दुर्गापुर किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। कहा लगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है। तीसरा बोकारो किसके सहयोग से लगा था? सोवियत संघ। और वर्तमान में क्या है इसका नाम? रूस। ठीक है, कहा लगा था? झारखंड में। ठीक है, ये सब के सब उद्योग किसके सहयोग से लगे? विदेश के सहयोग से लगे हुए। और एक और है भिलाई, वो भी किसके सहयोग से? सोवियत संघ मतलब रूस।
के सहयोग से लगा, कहां पर, छत्तीसगढ़ में। ये सारे जो उद्योग है, जो लौह इस्पात उद्योग है, जो बोकारो की तरह विदेश के सहयोग से लगे हुए हैं। तो याद रखना, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में, बोकारो सोवियत संघ रूस के सहयोग झारखंड से, और भिलाई छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं। ठीक है, अपन वापस उसमें आते हैं। इस नदी के द्वारा 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ व अपरदन से प्रभावित। इस नदी मतलब दामोदर नदी के कारण लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो बाढ़ और अपरदन से क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। बाढ़ और अपरदन से क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। अगला जो बिंदु है, भारत सरकार ने अमेरिका की टेनेसी, याद रखना, भारत सरकार ने अमेरिका की कौन सी संस्था, टेनेसी घाटी परियोजना निगम के प्रारूप के अनुसार भारत में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। भारत सरकार ने दामोदर नदी क्षेत्र में बाढ़ और अपरदन की समस्या से निपटने के लिए एक नीति बनाई। वो बनाई अमेरिका की एक कंपनी है, या अमेरिका की एक निगम है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। उसी को प्रारूप के आधार पर, उसी की रूपरेखा के आधार पर, या उसी की तरह एक योजना बनाई, उसे कहा गया दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। ठीक है बच्चों। अगला, इस परियोजना का उद्देश्य, अब देखो, दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना है, उसका जो उद्देश्य है वह पश्चिम बंगाल और झारखंड के नदी घाटी का आर्थिक विकास का स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार है। देखो, दामोदर घाटी नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर में क्या करें, सुधार करें। क्योंकि ये बांध लगेगा तो बांध लगने से कारण बहुत सारे रोजगार और के सेक्टर वहां पर विकसित होंगे। जैसे कृषि सेक्टर में वृद्धि होगी, पशुपालन में वृद्धि होगी, उद्योग धंधे लगेंगे, जिससे उन लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और रोजगार के साथ साथ वहां पर मेडिसिन मतलब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, संचार सेवाओं में सुधार होगा, परिवहन सेवाओं में सुधार होगा, तथा यहाँ तक कि तकनीकी सेवाओं में भी क्या होगा, सुधार होगा, जिससे उन लोगों के जीवन स्तर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और साथ में जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था दामोदर घाटी, अपरदन और बाढ़ के कारण, उसका भी क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अमेरिका की जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है उससे हाथ मिलाया, और उसी के प्रारूप के आधार पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंदर दामोदर घाटी निगम की स्थापना की। अब अपन नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, दामोदर घाटी पे। इस योजना में बराकर नदी पर मैथान बाल पहाड़ी व तेलया बांध, याद रखना, जो दामोदर नदी की जो सहायक नदी है, कौन सी, बराकर, कौन सी नदी है, बराकर नदी, उसके ऊपर क्या बनाए गए, बांध बनाए, जो मैथान बाल की पहाड़ी और तेलया बांध है। याद रखना, तेलया बांध कौन सी नदी के ऊपर है, बराकर नदी पर। किस पर है, बराकर नदी पर। अगला, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, बोकारो नदी है वो भी दामोदर की क्या है, सहायक नदी। जो बोकारो नदी के ऊपर कौन सा बांध, बोकारो बांध। कोनार नदी पर कोनार बांध, कोनार नदी है जो दामोदर की सहायक नदी है, उसके ऊपर कौन सा बांध है, कोनार बांध। तथा दामोदर नदी पर अधर बांध, और दामोदर नदी के ऊपर दामोदर घाटी परियोजना के तहत एक बांध बनाया गया, वो है अधर बांध। कौन सा है, अधर बांध। और बर्मो बांध, बाल पहाड़ी 8 बांध, बाल पहाड़ी 8 बांध, और एक दुर्गापुर अवरोधक बांध, और एक दुर्गापुर अवरोधक बांध। बोकारो, चंद्रपुर तथा दुर्गापुर में 3 जल विद्युत घरों का भी निर्माण किया। और इसके अलावा बांधों के अलावा बोकारो में, चंद्रपुर में और दुर्गापुर में 3 जल विद्युत घरों का निर्माण किया गया, जिसमें जल से क्या बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, हमारी जो दामोदर नदी है उनकी सहायक नदियां कौन सी, और उन सहायक नदियों पर बने हुए बांध कौन से। तो पहले वापस में बता रहा हूं, बराकर नदी पर कौन सा, मैदान बाल पहाड़ी के ऊपर तेलया बांध, बोकारो नदी के ऊपर बोकारो बांध, कोनार नदी के ऊपर कोनार बांध, और दामोदर नदी के ऊपर अधर बांध, बर्मो बांध और बाल पहाड़ी 8 बांध है। और एक दुर्गापुर के अंदर कौन सा है, अवरोधक बांध, जो पश्चिम बंगाल के अंदर है। यह है दामोदर नदी और उनके सहायक नदी के ऊपर बने हुए बांध। और इसके ऊपर जल विद्युत घर कितने बनाए गए, 3। पहला कहाँ है, बोकारो में, दूसरा चंद्रपुर में, और तीसरा
दुर्गापुर, ये 3 जगहों पर क्या है, जल विद्युत केंद्र है जहां पर जल के द्वारा विद्युत बनाई जाती है। अब याद रखना बच्चों, जल विद्युत केंद्र में जल से द्वारा विद्युत कैसे बनाई जाती है वो याद रखना। जल के द्वारा जो विद्युत है वो पहले पहाड़ी के ऊपर से या बांध के अंदर से ऊंचाई से जल को नीचे गिराया जाता है। इस तरह ऊंचाई से जल को क्या किया जाता है, नीचे गिराया जाता है। और यहाँ पर एक लगाया होता है टरबाइन। क्या लगा होता है, टरबाइन। टरबाइन मशीन है वो लगी होती है, टरबाइन। और जब ये पानी तेजी से नीचे गिरता है तो टरबाइन के अंदर लगा हुआ एक जो पंखा होता है वो तेजी से क्या लगता है, घूमने लगता है। घूमने लगने के कारण जो जल विद्युत को वो किस में परिवर्तन कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में। और यांत्रिक ऊर्जा से सीधा ही वो जल ऊर्जा किस में आ जाती है, विद्युत ऊर्जा में। किस में आ जाती है, विद्युत ऊर्जा में। और फिर इनमें बैटरियों में या किसी प्रकार से संचित करके उनका उपयोग अन्य क्रियाओं में कर लिया जाता है। उस तरह यह जल विद्युत का क्या होता है, निर्माण होता है। और आपको मालूम होना चाहिए विश्व में सबसे ज्यादा जो जल विद्युत है, जल विद्युत का निर्माण करता है वो है फ्रांस। कौन करता है, फ्रांस करता है। विश्व में सबसे ज्यादा जल का निर्माण कौन करता है, फ्रांस करता है। और विश्व में प्रति व्यक्ति जल विद्युत का प्रयोग करने वाला देश कौन है बच्चों, नॉर्वे। कौन है, नॉर्वे। याद रखना विश्व में सबसे ज्यादा जल ऊर्जा है वो फ्रांस के द्वारा बनाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जल का जो ऊर्जा का जो प्रयोग है वो नॉर्वे में होता है। और एशिया में सबसे ज्यादा जलीय ऊर्जा कहाँ बनाई जाती है, जापान में। कहाँ बनती है, जापान है। और एशिया का सबसे ज्यादा जलीय ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है। और भारत के अंदर बात आती है, भारत में तो याद रखना कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा के द्वारा जलीय विद्युत प्राप्त की जाती है। कच्छ की खाड़ी में, तो कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है, गुजरात राज्य में। इसके अंदर जल की द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह अपन देखते हैं दामोदर घाटी में जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया तथा 2500 किलोमीटर नहरी प्रणाली का भी विकास किया गया। और 2500 किलोमीटर तक नहरी प्रणाली है उसका भी विकास किया, मतलब नहर बनाई गई जिससे उन्हें सिंचाई में पीने के लिए लोगों को पानी उपलब्ध करवाया जाता है। इस तरह बच्चों आज हमने 2 महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में अध्ययन किया। पहली नदी घाटी परियोजना थी भाखड़ा नागल परियोजना, जिसके बारे में हमने उनका उद्गम स्थान, उसकी नींव, उसकी शुरुआत, या तक उसके नहरें और उनके ऊपर बने हुए बांध और उनका उद्देश्य, ये सारे का अध्ययन किया। फिर हमने दामोदर घाटी परियोजना के बारे में पढ़ा, जिसमें दामोदर घाटी परियोजना का उत्पत्ति, जब उसकी नींव रखी उसके बारे में, उनका मुख्य उद्देश्य, उनसे निकाली गई सहायक नदियाँ या उनसे पाई जाएगी सहायक नदियाँ और उससे निकली गई नहरें, विद्युत गृह, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम हीराकुंड जो बांध परियोजना है, चंबल नदी घाटी बांध परियोजना है और माई बजार सागर जो बांध परियोजना है, उन सब के बारे में विस्तार के साथ उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।